सभी बच्चे फ्रेश पेज पे हेडिंग डालेंगे। चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का विघटन, या उसी को हम लोग समापन कहते हैं। तो सब बच्चे फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिए। बुक छोड़ दो बेटा, बोलो आप कॉपी में हेडिंग डालो। साझेदारी फर्म का विघटन, जिसे हम लोग समापन भी कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज का आगाज होता है तो उसका अंत भी होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसी क्लास 12th में एक साझेदारी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन भी सीखे हैं, उसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूट भी किए, चाहे नए पार्टनर को जोड़कर या पुराना पार्टनर रिटायर होकर, डेथ होकर वगैरह। अब फाइनली अब हम उस फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं, समापन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि आपका पूरा 12th का सिलेबस 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। पार्ट ए में एनपीओ और पार्टनरशिप कवर है, और पार्ट बी में आपका कंपनी से रिलेटेड सारे चैप्टर कवर्ड है। तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो पार्ट ए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं। तो समझ सकते हैं कि मोर और लेस 60% एरिया माना जाता है। एक यहाँ पे ना केवल साझेदारी फर्म का समापन होगा, पूरा पार्टनरशिप खत्म होगा और पार्ट ए का पूरा एरिया खत्म होगा। इसके बाद हम लोग कंपनी के रूप में जो बिजनेस कैरी करना है उसे कैसे संभालेंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी। तो ठीक है जी। और दूसरी बात एक और कि इस चैप्टर का अभी तक जितना पार्टनरशिप हम देखे थे तो सब एक दूसरे से लिंक हो रहा था। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गड़बड़ी हुई तो एडमिशन में भी असर पड़ जा रहा था, एडमिशन में गड़बड़ी तो रिटायरमेंट में भी, सब उससे लिंक था हमारा। लेकिन डिसोल्यूशन यानी समापन इसका बाकी से लिंक नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत अगर किसी बच्चे में कमी भी रह गई हो तो इस चैप्टर को खूब ध्यान से कीजिएगा। इस चैप्टर का पीछे से लिंक नहीं आएगा और आसान चैप्टर लगता है, थोड़े एंट्रीज पे कंट्रोल करने होते हैं, तो बाकी पार्टनरशिप के चैप्टर से ये बहुत आसान है। गुडविल का वैल्यूएशन जैसा कॉम्प्लिकेटेड चीज इसमें नहीं देखना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा ध्यान से आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है। पीछे का पुराना पाप सब माप, पीछे अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी है तो भी इस चैप्टर को ध्यान से कर लेना। अब इसमें कोई इंटरलिंक नहीं मिलेगा। तो आइए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सबको हेडिंग डाल लिए बेटा। तो देखिए इसमें जो मेन हम लोगों को डिस्कस करना है वर्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन को ही हम हिंदी में कहते हैं समापन। अब ये समापन की बात जो करेंगे तो वो डिसोल्यूशन के दो अलग अलग केस हमें देखने को मिलते हैं। एक वर्ड हम यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और दूसरा एक वर्ड हम यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी यहां पे अगर हिंदी में बात करें समापन या इसको विघटन, आपके बुक में ज्यादातर विघटन वर्ड यूज करेगा।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हिंदी में बात करें तो साझेदारी का विघटन हुआ। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन। देखिए लाइटली बच्चे देखते हैं तो दोनों एक ही बात लगता है कि अच्छा बात साझेदारी का विघटन साझे फर्म का विघटन में क्या फर्क पड़ता है, पर टेक्निकली दोनों में बहुत फर्क है। और थ्योरेटिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साझेदारी का विघटन का मतलब है कि जो हमारी पार्टनरशिप बिजनेस चल रही थी उस पार्टनरशिप डीड को हम बंद कर रहे हैं, उसकी जगह हम नया डीड लाने वाले हैं। यानी और सिंपल सी बात हम करें तो इट मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं साझेदारी का पुनर्गठन, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन को ही साझेदारी का विघटन कहते हैं। इसका मतलब उसमें फर्म बंद नहीं होता, उसमें बस पुराना डीड समाप्त हो जाता है, उसकी जगह नया पार्टनरशिप डीड आ जाता है। जैसे आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, अगर देखें तो ये सब केसेस किसके होंगे? साझेदारी का विघटन। हाँ, अगर बिजनेस बंद करना है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? साझेदारी फर्म का विघटन। तो जब हम बोलेंगे साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका मतलब ये होता है कि अब फर्म का व्यवसाय बंद हो रहा है। क्लोज द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट ओनली यूज द वर्ड dissolution of partnership. It means not close the business of partnership firm. It means firm reconstituted. फर्म को पुनर्गठित किया जा रहा है। तो आपके एग्जाम में इन दोनों वर्ड में फंसाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन पूछेगा साझेदारी का विघटन का से आप क्या समझते हैं, बताइए। अब आप पता चले लिख देगा साझेदारी का विघटन का मतलब वहां पता है, इसमें फर्म के व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, वो साझेदारी का विघटन हुआ, हो गया कर। तो ध्यान देना, साझेदारी फर्म का विघटन अगर पूछे तब आप लिखिए कि बिजनेस बंद होता है। अगर पूछे साझेदारी का विघटन तो इसका मतलब साझेदारी का विघटन से आशय साझेदारी के फर्म के पुनर्गठन से है, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, वो सब आपका इसी में केस आ जाता है। तो आइए ये नोट कर लिए सब बच्चे ने। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप साझेदारी का विघटन। विघटन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। साझेदारी का विघटन का तात्पर्य साझेदारों के संबंध में होने वाले परिवर्तन से है। अब कुछ ही काम की बात करें, लंबा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इससे क्या लेना देना है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसा चैप्टर पढ़ते हैं वैसा ही चैप्टर है। साझेदारी का विघटन का तात्पर्य साझेदारों के संबंध में होने वाले
परिवर्तन से। इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में साझेदारी का विघटन निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। हटा दो भाई, इसे क्या लिखेगा? पहला साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। दूसरा नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट या मृत्यु। ये वो परिस्थिति है जिसमें साझेदारी का विघटन होता है। साझेदारी के विघटन होने पर भी फर्म का व्यवसाय, बताइए, चलता रहता है, चालू रहता है। फर्म का व्यवसाय चालू ये है साझेदारी का विघटन। लेकिन बताइए, ये सब हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सारा चैप्टर हो चुका हम लोग का। तो इसका मतलब साझेदारी का विघटन कवर्ड है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो साझेदारी फर्म का विघटन है। गाइड हो गया तो ठीक सकता। नेक्स्ट हेडिंग अब डालिएगा, साझेदारी फर्म का विघटन। नीति जी अचानक से कहां से सोई रहती हैं,
अचानक से जगती है, कहती है बैक सर। साझेदारी फर्म का विघटन। अभी हम बात करें साझेदारी फर्म का विघटन। Dissolution of partnership firm। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखिए इसको, जल्दी कंप्लीट कीजिए। हो गया? चलिए, साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन अगर वर्ड यूज किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका मतलब है कि अब फर्म का व्यवसाय बंद। जितने भी पार्टनरशिप का फर्म से रिलेशन था, सबका रिलेशन खत्म, फर्म खत्म तो सबका रिलेशन भी खत्म। तो आइए लिखेंगे इसमें साझेदारी फर्म का विघटन। विघटन अंग्रेजी में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ, सीधा फर्म बोलेगा, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसका मतलब ही वही होता है। साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का तात्पर्य फर्म के व्यवसाय को बंद करने से है, फर्म के व्यवसाय को बंद करने से। इसमें सभी साझेदारों का फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म या फर्म, जैसे बोलेंगे फर्म विघटित हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि अब फर्म बंद हो रहा है, अब बिजनेस बंद होगा परमानेंटली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस विघटन में हम जितने भी हमारे पास एसेट्स है सब एसेट्स बेच दिया जाएगा और बेच के जितने भी लायबिलिटी होंगे लायबिलिटी को भुगतान किया जाएगा और जो कुछ पैसा बच जाएगा वो जो पार्टनर्स होंगे वो अपने अपने घर ले जाएंगे अपना। तो उसी के रिस्पेक्ट में एक लाइन और लिखेंगे, हटा दो। फर्म के विघटन होने पर सभी संपत्तियों को बेचा जाता है तथा सभी दायित्वों का
भुगतान किया जाता है। तो कई बार दोनों में अंतर पूछेगा आपका हाँ भाई साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में क्या अंतर है, तो बताइए दोनों में अंतर समझ आ रहा है। एक में साझेदारों का संबंध जो था उसमें परिवर्तन आता है और दूसरे में साझेदारों का संबंध फर्म से खत्म हो जाता है। एक में व्यवसाय आपका साझेदारी में चलता रहता है, दूसरा में व्यवसाय बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आप उसके अंतर को लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों दो वर्ड अलग अलग बात है। तो हमारी कहानी अभी बताइए किससे चलने वाली है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थ्योरेटिकली दोनों मीनिंग क्लियर हो चुका है। अब आइए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, विच्छेद का मतलब बेटा खत्म हो जाना, राधा विच्छेद का मतलब टूट जाना, खत्म हो जाना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फाइनली हम तो ठहरे अकाउंटेंट और बात की एंट्री देखनी है। तो अगर फर्म का समापन हो गया, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या कर रहे हो मेरे बेटा, आप लोग इतना थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, एक लाइन लिखने में भी इतना टाइम लगता है। प्लीज ये बैक करना आप लोग छोड़ दें। मैं सफिशिएंट टाइम देता हूँ, उस टाइम में जरूर लिखा करें। चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनली अब अकाउंटिंग की बात करें। एक बात तो आप लोग को समझ आ गई, जब फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब फर्म का व्यवसाय बंद, और बंद भी कैसा, परमानेंटली बंद होना है। तो जब आप प्रैक्टिकली जरा सोचिएगा, आप किसी दुकान को अगर परमानेंटली बंद करते हो, अगर नॉर्मली आज बंद किया फिर कल खोलना है, वैसा बंद करते हैं तो रात को क्या होता है, शटर गिराया, ताला मारा, चल दिया, अगला दिन फिर शटर खुल जाता है। लेकिन जब हम परमानेंटली दुकान बंद करते हैं तो परमानेंटली बंद करने का मतलब सीधा शटर गिराया, ताला मारा, चल दिया, ऐसा होगा? नो। जब परमानेंटली बंद करना है तो शटर गिराने से पहले पूरा दुकान खाली कर देना चाहिए। सारा उसका जो भी स्टॉक है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, सब खत्म करो, और खत्म करके तब जाके फाइनली ताला लगा होगा। तो यहाँ भी जो हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, तो हमारा पेपर पे दुकान जो खुला होता है वो कौन सा दुकान है? तो बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट ही आपका अगर पेपर पे दुकान है, वही आपके सभी एसेट्स लायबिलिटी को प्रदर्शित करता है। तो कहता है कि अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं तो इस बैलेंस शीट रूपी दुकान को खाली कर दो। एक एक आइटम बैलेंस शीट का खत्म हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए, और खाली कर दिया बस पेपर पे दुकान बंद माना जाएगा। लेकिन हाँ, कैसे खाली किया जाए, तो वही हमने इस चैप्टर में सीखना है। ऐसा थोड़ी होगा कि बैलेंस शीट लिए और बिल लिए और फिर से सब काट दिए, हाँ ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऐसे थोड़ी होगा। प्रॉपर एंट्रीज के माध्यम से हमने उसको खत्म करना है। तो आइए जैसे देखिए, हम लोग एक बैलेंस शीट इमेजिन करते हैं। एक बैलेंस शीट हम इमेजिन करते हैं, कैसा हमारा बैलेंस शीट दिखता है।
हाँ बेटा ये भी नोट करना है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज अमाउंट, assets and liabilities amount. जैसे पार्टनरशिप का बैलेंस शीट कैसा दिखता है, जैसे ऊपर सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, मान लो 3 पार्टनर ए बी सी, प्लीज आपस में कोई बात नहीं करेगा। पार्टनर्स कैपिटल हो गया, इसके बाद कुछ हमारा मान जनरल रिजर्व रहता है, कोई पार्टनर से आपने लोन ले रखा हो, बैंक से लोन ले रखा हो, इसके बाद क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा। ये सब मोटे मोटे तौर पे जो आपके लायबिलिटीज होते हैं मैंने इमेज किया है। इसी प्रकार असेट्स एंड लायबिलिटी साइड में आपका आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यही पे लगता है बैंक ओवरड्राफ्ट, सब जाना पहचाना आइटम है आपका, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी प्रकार इधर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, असेट्स आपके होते हैं मोटे मोटे तौर पे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मोटे मोटे तौर पे ये आपका बैलेंस शीट हो गया। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक हमने एग्जाम्पल के रूप में कि मोटे मोटे तौर पे क्या आइटम्स होते हैं, उस आइटम के आधार पर हमने ये बैलेंस शीट तैयार कर दिया।
बैलेंस शीट को हमने अकाउंटिंग एंट्रीज के माध्यम से खाली करना है। तो चलिए अब एंट्रीज कैसे कैसे आएंगी वो हमें देखना है। ये सबने नोट कर लिया? नोट कर लो सब फटाफट। सबका हो गया नोटिंग? आइए अब आपने देखना है, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे और उसके एंट्रीज भी। जर्नल एंट्रीज, देखिए बैलेंस शीट में जितने भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उन सबको पहले, दुकान बंद हो रहा है तो पहले उठाकर बैलेंस शीट से निकाल कर एक दूसरे घर में रख दिया जाता है। वैसे आप तो भाई तुरंत दुकान तो एकदम से सारा जल्दी जल्दी बिक नहीं जाएगा, तो वहां से उठा के एक टेम्पोररी घर में रखा जाएगा और उस घर का नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम होगा उसका? रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में उसको बोलते हैं वसूली खाता। तो अभी बैलेंस शीट को तत्कालिक रूप से तुरंत खाली करो और खाली करके उठा के किस घर में ले जाओ? वसूली के घर में। वहां से फिर हम उसको बेचते रहेंगे और लायबिलिटी का भुगतान करते रहेंगे। तो पहला काम हम करते हैं, सभी एसेट्स को, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा उसमें कैश, बैंक तथा फिक्सिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति जो होती है ना, काल्पनिक, जैसे काल्पनिक संपत्ति है जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय है वो एक्सपेंसेस, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई बड़ा खर्चा जो रेगुलर आइटम नहीं होता है तो उसको उठा के हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसको राइट अप करते हैं। तो वैसा अगर कोई खर्च है तो खर्चा थोड़ी बिकता है, तो इसीलिए कैश को भी हम नहीं बेच सकते। बताइए 10,000 रुपया हमारे पास कैश, हम उसको बेचेंगे क्या? भाई 10,000 रुपया बहुत जरूरी आ गया, इसको हम 9,000 में बेचना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी होगा जी। तो ना कैश बिकेगा, ना बैंक बिकेगा और ना ही कोई खर्चा बिकेगा आपका। तो कभी बैलेंस शीट में जो खर्चा आ जाता है उसको फिक्सिशियस एसेट्स बोलते हैं हम लोग। फिक्सिशियस एसेट्स को छोड़कर कैश, बैंक तथा फिक्सिशियस एसेट्स को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सभी एसेट्स को कैश, बैंक तथा फिक्सिशियस एसेट्स को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सब नॉर्मल एसेट्स है। सब एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। तो ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। तो देखिए बेसिक जरा अपना नॉलेज को आप अपना उस आधार पर इसको सोचिए। एसेट्स आपको पता है, बताओ कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? आवाज नहीं है सबकी? वेरी गुड, सबको पता है वो डेबिट बैलेंस है और उसको भी ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर वर्ड में हमने बताया है कि किसी भी आपका ट्रांसफर, कोई भी आइटम ट्रांसफर होता है तो वो पलटी मारता है। ट्रांसफर का मतलब है वो पलटी मारेगा। तो यदि आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट में है, डेबिट बैलेंस है, आपने बताया ट्रांसफर में पलटी मारेगा यानी किधर आ जाएगा? क्रेडिट में आएगा। कहां ट्रांसफर कर रहे हो? तो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सामने कौन रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए? वेरी गुड बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं उन सबको आप लाइन से लिखते चले जाएंगे।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स बी all assets transferred to realization जितने भी एसेट है सभी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अब देखिए जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो इसका असर देखिए, नोट कर लो पहले से। बिल्कुल सही बता रही है भैया। तो देखो अब आप ध्यान दीजिएगा, असेट सब रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है। इसका मतलब बैलेंस शीट से बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग खाली, असेट्स है, फर्नीचर खाली, इन्वेस्टमेंट खाली, स्टॉक खाली, डेटर्स खाली, कैश खाली नो, हमने कहा कैश को छोड़कर। बैंक खाली नो, बैंक को छोड़कर। प्रीपेड एक्सपेंसेस खाली, हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल आपका असेट्स होता है। प्रीपेड का मतलब पहले हमने भुगतान कर दिया एडवांस में, तो वो प्योर अच्छी संपत्ति मानी जाती है, ये काल्पनिक नहीं है। लेकिन हाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस खाली नो, ये खर्चा है, ये इसी को बोलते हैं फिक्स इशियस एसेट्स। तो खर्चा को कैसे बेचोगे, तो खर्चा वसूली अकाउंट में नहीं जाता। तो इतना आइटम हमने खाली कर दिया है। ठीक, आइए नंबर 2। अब जितने भी लायबिलिटीज हैं, सारे लायबिलिटीज को भेजना है हमें किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। लिखो सभी लायबिलिटीज को इसमें ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स लोन को छोड़कर। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सभी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। बस एक चीज छोड़ देना, क्या, पार्टनर्स में। तो लायबिलिटीज आपको पता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। उसको ट्रांसफर करोगे तो डेबिट साइड आएगा, सामने कौन रहेगा, रियलाइजेशन, इंटरेस्ट पास होगी। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जब मेन एंट्री करेंगे तो जो लायबिलिटी का नाम होगा नाम लिखेंगे, लाइक क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पीपी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बेटा सारे एसेट्स क्रेडिट होगा भी नहीं। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। all liabilities transferred realization। ठीक है जी। तो देखिए जैसे ही आपने लायबिलिटी टू रियलाइजेशन किया, बैलेंस शीट पे भी नजर रखेंगे। अब बताइए बैलेंस शीट में कैपिटल अभी भी बचा हुआ है, रिजर्व अभी भी बचा हुआ है। पार्टनर्स लोन बोला था नहीं, उसको छोड़कर
इसके बाद बताओ बैंक लोन खत्म, क्रेडिटर्स खत्म, बिल्स पेबल खत्म, बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खत्म, इतने सारी चीज खत्म हो गई। अब आगे बढ़िए, जनरल रिजर्व का क्या किया जाए? तो जनरल रिजर्व एक आपका प्रॉफिट है, तो कोई भी जनरल रिजर्व या प्रॉफिट है तो उसको डायरेक्ट किसमें भेज देते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिखेंगे नंबर 3, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जनरल रिजर्व या बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल में एक पार्टनर थोड़ी होगा, मोर देन वन पार्टनर, तो उनके बीच कैसे बांटिएगा? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दीजिए। तो जनरल रिजर्व बताओ कौन सा बैलेंस, क्रेडिट या डेबिट? आवाज नहीं आती सर, तो बोला करो जरा बोलिए, कौन सा बैलेंस होता है जनरल रिजर्व? क्रेडिट है। नहीं अगर धीरे बोलो, नहीं बोलो, इसका मतलब आता नहीं तुमको, बार बार बोलोगे तब दिमाग में चिपका रहेगा। लायबिलिटी साइड का एक एक आइटम क्रेडिट होता है, एसेट्स का एक एक आइटम डेबिट होता है, इतनी बात तो जरूर दिमाग में रखनी चाहिए। तो जनरल रिजर्व भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, और वो ट्रांसफर करोगे तो बताओ किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। सामने कौन रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल लोग रहेंगे, बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, इसलिए बताइए एंट्री पास करनी होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट हो तो पीएल अकाउंट डेबिट, जो भी जनरल रिजर्व प्रॉफिट के टू, सामने कौन रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल अंशु और प्रिया सही बता रहे हैं। बी रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो बताइए जनरल रिजर्व जैसे ही गया, तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट में से बताइए जनरल रिजर्व भी खाली हो गया। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट 2 क्लास में पूरा होता है, तो आज मैं कोई होमवर्क आपको बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बस जितना आज मैंने लिखवाया है डिसोल्यूशन में, घर पे अच्छे से पढ़ के आइएगा, और इसके बाकी के एंट्रीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे और पूरी बैलेंस शीट खाली करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। Thank you friends.